जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं लवीव कुमार वर्मा। हम आज फिर से शुरुआत करने वाले हैं। दूसरे लेक्चर है आज हमारा मध्य प्रदेश भूगोल का। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे थे कि हम पढ़ रहे थे, हमने कल से शुरुआत की थी। पहले दिन ही हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। भूगोल क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। कल हमने देखा था भूगोल क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम उसी वीडियो का दूसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं। आज हम पूरे मध्य प्रदेश का क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु से जुड़े हुए वह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर अप करेंगे जो मध्य प्रदेश पीएससी में जरूर आते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी सूर्य के किरणों के किस रेखा पर लंबवत पड़ने से पड़ती है? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहले हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है ये चीज। अगर हम देखें पृथ्वी, तो पृथ्वी पे कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं हैं जिनमें से एक है हमारा इक्वेटर, एक है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, और एक है हमारी मकर रेखा। सूरज जो है, सूरज पृथ्वी टेढ़ी होने के कारण सूरज एक ही जगह पर रहता है, लेकिन अलग अलग समय में साल भर के अलग अलग समय पे सूरज की रोशनी इन तीनों रेखाओं पे अलग अलग समय पे पड़ती है। जैसे जब हम बात करें गर्मी के समय में, गर्मी के समय मतलब जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब सूरज डायरेक्टली रेखा पे सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है, परपेंडिकुलर पड़ता है, तब इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में गर्मी अधिक पड़ती है। इसी के साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, क्वेश्चन और आता है, ये इंडियन ज्योग्राफी का है कि मध्य भारत भारत किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी में आता है या पश्चिमी में आता है। तो भारत क्योंकि ऊपर आता है, तो हमें याद रखना है कि जब डायरेक्ट सूरज की रेखाएं पड़ेंगी किस पे, कर्क रेखा पर, तो हमारे यहाँ गर्मी सबसे अधिक पड़ेगी। कर्क रेखा के बारे में एक और चीज ये सुन लेते हैं, आगे इससे जुड़े हमें प्रश्न मिलेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से होकर के गुजरती है। हमारे मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश पीएससी में ये प्रश्न जरूर आता है। कई बार देखा गया है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। कितने जिलों से गुजरती है सर? 14 जिलों से गुजरती है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऋतु वेधशाला किस जिले में स्थित है? ऋतु वेधशाला हर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने एक लेबोरेटरी बना रखी है जो कि आंकड़े इकट्ठा करती है। किससे जुड़े आंकड़े आंकड़े इकट्ठा करती है? ऋतुओं से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करती है। हमने अपने मोबाइल में देखा है, न्यूज़ में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा हुआ है। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान, किस वर्ष कितनी वर्षा हुई, किस वर्ष कितनी ठंड पड़ी, कितनी गर्मी पड़ी, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? ऋतु वेधशाला करती है। ऋतु वेधशाला करती है। ये ऋतु वेधशाला में हमने एक और चीज़ देख रखी है, ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे बनाई गई है? ऑप्शन आपके पास में है जबलपुर, भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद। तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ बनाई जा सकती है। एक चीज़ याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो अधिकतर हैं वो कहाँ पे बनाई जाएंगी? इंदौर में बनाई जाएंगी। इसी के साथ जब हम आगे देखेंगे और देखेंगे हमारे यहाँ का आईटी पार्क, सारी की सारी चीज़ें आईटी से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अधिकतर कहाँ पे जाके बनाई जाएंगी? इंदौर में बनाई जाएंगी। तो ऋतु वेधशाला भी कहाँ स्थापित की गई है? ऋतु वेधशाला भी स्थापित की गई है इंदौर में। कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं, उन 3 में से अभी हमारे पास ऑप्शन में एक सही दिया हुआ है। तो आंसर ऑप्शन है हमारे पास में सतना, रीवा, सागर और शहडोल। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सतना जिला। किस जिले को सम्मिलित किया गया है? सतना जिला को सम्मिलित किया गया है।
सतना जिला, कल हमने देखा था एक चीज, सतने से जुड़ी हुई एक चीज है जिसको हम रिवीजन, हम ऐसे हर प्रश्न के साथ जुड़े हुए कुछ नए फैक्ट और पुराने फैक्ट जरूर रिवाइज करते चलेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? याद आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। एक वीडियो देख रहे हैं, पिछले कुछ जुड़े हुए उससे फैक्ट याद कर लिया, बीच में मैंने कह दिया, एक बार आपने रिपीट कर लिया, तो आपको वो अलग से बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल हमने देखा था सतना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। कौन सी थी वो थी चित्रकूट। किससे जुड़ी हुई थी? राम भगवान से जुड़ी हुई थी। हमारे पास प्रश्न आया था कि चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के समय किन महीनों में होता है? मध्य प्रदेश में ठंड किस महीने में आती है? इसका आंसर तो हम सबको मालूम है, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। नवंबर से फरवरी, जनवरी से अप्रैल। तो कुछ हिस्सों में ठंड जो है दिसंबर के बाद ज़्यादा महसूस की जाती है, लेकिन वो केवल सिर्फ कुछ हिस्सों में है। अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारे यहाँ ठंड कब से चालू हो जाती है? शीत ऋतु कब से चालू हो जाती है? तो वो चालू हो जाती है नवंबर से, और कब तक चलती है? फरवरी तक चलती है। कहाँ तक चलती है? फरवरी तक चलती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो थोड़ी सी एक चीज इसमें भारत के साथ समझते हुए चलेंगे। पहले हम बनाते हैं एक भारत का नक्शा। अभी हमने बात की थी कुछ ऐसे लैटिट्यूड हैं, कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो पृथ्वी में पूरी तरह लंबवत बनाई गई हैं। उन्हीं में से एक रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, भारत के बीच से निकलती है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता है इस हिस्से में। ये मध्य प्रदेश के बीच से जो रेखा निकलती है, प्रश्न भी देखा था, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा भी इसे बोला जाता है। अब कर्क रेखा बीच से जाती है, और सिर्फ भारत में या मध्य प्रदेश में नहीं, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिस भी क्षेत्र से कोई एक रेखा गुजरती है, कोई भी एक हमारी रेखा गुजरती है, वहां पे जो हमारा क्लाइमेट मिलेगा, जो हमारी जलवायु मिलेगी, वो हमेशा कैसी मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय, केवल उष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत में या मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। आपको कौन सी मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्यों? उष्ण कटिबंधीय रेखा के कारण है, और मानसूनी जलवायु क्योंकि हमारे यहाँ के जो पूरे के पूरे सीजन है, पूरी जलवायु है, वो पूरी तरह से हर वर्ष किस पे निर्भर रहती है? मानसून पे रहती है। अगर मानसून अच्छा आया है तो हमारे यहाँ बाकी के भी मौसम अच्छे चलते हैं। मानसून कमजोर आता है, सूखा पड़ने की दिक्कत आती है, ठंड कम पड़ती है, सारी चीजें आपस में रिलेटेड रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। वर्षा तो पूरे मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन किसी एक जगह पे सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, एक मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? सबने सुना होगा, मानेसराम नाम की एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऐसा ही एक हिस्सा है, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो वो कहाँ होती है? वो होती है पचमढ़ी में। पचमढ़ी अगर आपसे पूछ ले कि पचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका होशंगाबाद के अंदर। होशंगाबाद के अंदर। पचमढ़ी के साथ कुछ और चीजें हम जोड़ करके देख लेते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी, पचमढ़ी के से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? महादेव हिल्स। महादेव हिल्स, ठीक है। महादेव हिल्स एक हो गया। इसे थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। महादेव हिल
एक और प्रश्न आता है, ये महादेव हिल्स किस पर्वत श्रृंखला, किस मुख्य पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ता है? तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ता है। पचमढ़ी से जुड़ी जो दूसरा एक प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन, तो वो भी किस जिले, किस जगह को कहा जाता है? वो भी बोला जाता है पचमढ़ी को। क्या बोला जाता है? हिल स्टेशन। इसी पचमढ़ी से एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश पीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है, किस नाम से जानी जाती है? तो वो धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, एकलौता हिल स्टेशन है। अब ऊंची चोटी है तो हिल स्टेशन होगा। किस पर्वत श्रृंखला, किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो महादेव हिल्स के अंदर आता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जिला कौन सा लगता है? होशंगाबाद लगता है। अब बात आती है, वर्षा तो होती है, सर्वाधिक होती है, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो वर्षा आज तक ऋतु वेधशाला ने ही यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रखा है, रिकॉर्ड लिया है। ऋतु वेधशाला जो हमने पहले प्रश्न में देखा था, कहाँ पे थी वो? इंदौर में थी। पुराने फैक्ट भूलने नहीं है, एक एक करके उनको साथ में जोड़ेंगे, ताकि जब पूरा ये आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आपको सारी चीजें 4-4, 5-5 बार पढ़ चुके होंगे हम। तो ये ऋतु वेधशाला कहाँ की थी? इंदौर की थी। कितनी हुई है यहाँ अधिक वर्षा? तो आज तक सर्वाधिक 199 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? पचमढ़ी में। कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? पचमढ़ी में। इसी के साथ याद है, कल भी आपको एक बात बताई थी हमने कि सर्वाधिक जो पानी गिरता है, जिस मॉनसून से ज्यादा पानी गिर जाता है, वो कौन सा मॉनसून था? बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मॉनसून का हिस्सा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु के किस क्षेत्र को समजलवायु क्षेत्र कहा जाता है मध्य प्रदेश के संबंध में? समजलवायु कौन सा क्षेत्र होता है? समजलवायु का मतलब होता है ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी, ना अधिक बरसात होगी, ना अधिक ठंड पड़ेगी। जलवायु में तापांतर, अगर हम बात करें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऊपर या नीचे नहीं होगा कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, रात में बहुत ज़्यादा ठंड, या गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई, ठंड के मौसम में बहुत ठंड पड़ गई, बरसात के मौसम हुआ तो बहुत ज़्यादा बरसात हो गई। वैसा क्षेत्र नहीं, जहाँ पास पे सभी चीज़ें एवरेज चलती हो, नॉर्मल ठंड पड़े, नॉर्मल वर्षा हो और नॉर्मल गर्मी भी पड़े। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्षेत्र कहाँ पास पे है? वो मालवा का पठार है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है? मालवा का पठार। बाकी की भी बात कर लेते हैं। विंध्याचल के मैदानी भाग में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है, लेकिन वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो विंध्याचल का मैदानी भाग जब आप देखेंगे तो आप जिले देखते हैं टीकमगढ़ जैसे, वहाँ पास में वर्षा कैसी होती है? कम होती है। जब हम बात करें नर्मदा घाटी की, तो नर्मदा घाटी के आसपास ठंड के समय पे ठंड अच्छी पड़ती है। इसी नर्मदा घाटी के नीचे ही आता है पचमढ़ी, हमने देखा था, तो वहाँ पास पे ठंड भी अच्छी पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती। उत्तर के मैदान की बात करें, उत्तर का मैदान की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र आता है? ग्वालियर वाला, भिंड मुरैना वाला। उस हिस्से में ठंड तो पड़ती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और एक प्रॉब्लम है, उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जब वर्षा कम होती है तो उससे दिक्कत क्या है? वहाँ पास पे ज़्यादा हरियाली पाई नहीं जाती। कल हमने बात की थी बीहड़ की, अगर आपको याद हो तो। किस नदी से बीहड़ बने थे? चंबल नदी से बने थे। चंबल नदी का उद्गम कहाँ देखा था हमने? जान ना पाओ पर्वत देखा था। कहाँ पास पे था? इंदौर के पास में था। चंबल नदी कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती थी? तो मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से वापस मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जाके उत्तर प्रदेश और फिर मिल जाती है यमुना नदी पे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? औसत वर्षा, हम किसी पर्टिकुलर, किसी एक स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के। पूरे मध्य प्रदेश की अगर वर्षा निकाली जाए, कम से कम निकाली जाए और अधिक से अधिक निकाली जाए, तो कहाँ पे दोनों को अगर हम पूरे जिलों का ऐड करके उनको पूरे जिलों से डिवाइड करते हैं तो औसत वर्षा आती है। तो मध्य प्रदेश की औसत कितनी है हमारी वर्षा? 112 सेंटीमीटर। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना है,
इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से क्यों देखना है, ये वही प्रश्न हैं जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, और इनके अलावा ऐसा कोई प्रश्न अलग से, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रश्न की जो हम श्रृंखला लाए हैं, ये जो पूरी सीरीज है क्वेश्चन की, ये वही क्वेश्चन है जैसा भी नया प्रश्न बनाया जा सकता है। तो हमें इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। याद रखेंगे 112 सेंटीमीटर, एक बार और इसी फैक्ट के साथ याद कर लेंगे। ऋतु वेधशाला कहाँ देखी थी हमने, इंदौर में। चलिए, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार कुल कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। ऋतुओं की बात करें, ऋतु मौसम सीजन बोला जाता है, तो कुल कितनी ऋतुएं होती हैं जो भारत में ही पाई जाती हैं। भारत की अगर छोड़ें, मध्य प्रदेश की अभी बात करें, तो हमारे मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आपने 3 ऋतुएं ही देखी होंगी। कौन सी? गर्मी के मौसम में गर्मी आती है अप्रैल से लेकर के जून के आखिरी तक। उसके बाद वर्षा चालू होती है जून के लास्ट से लेकर के वो चलती है अक्टूबर तक, और नवंबर से लेकर दोबारा फरवरी तक क्या चलता है हमारा, फरवरी और मार्च के शुरुआत तक, और मार्च के बाद से हमारी वापस से ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ठंड का मौसम चलता है। तो कितने कुल वो ऋतुएं पाई जाती हैं, तो उत्तर होगा हमारा 3 ऋतुएं पाई जाएंगी। इसमें याद रखेंगे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन। ऑटम जैसा कुछ नहीं आएगा, स्प्रिंग जैसा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ ये 3 ही मुख्य ऋतुएं हैं। बीच का जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, उसको हम ऋतु में गिन नहीं सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सर? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आगे हम चर्चा करेंगे कौन से 4 भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश एक मॉनसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 4 भागों में विभाजित? ये चारों ही उत्तर हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा वो हो गया है। कौन से 4 उत्तर हैं? एक उत्तर का मैदान बनाया गया है, उत्तर का मैदान जिसकी हमने पहले भी बात की थी, ऊपर नर्मदा चंबल घाटी वाला क्षेत्र। दूसरा विंध्याचल की पहाड़ी, तीसरा है नर्मदा घाटी, तथा लास्ट क्या है हमारा? मालवा का पठार। इन 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत माना जाता है। जो मालवा क्षेत्र है वो किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? मानसूनी महाद्वीपीय सम जलवायु, शुष्क महाद्वीपीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। शुष्क महाद्वीपीय, महाद्वीपीय थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, इसमें आएगा हमारा 2 बार चीजें लिख गई हैं। शुष्क महाद्वीपीय हमने बात की थी, वर्षा थोड़ी सी एवरेज ही होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मालवा का पठार, जब मालवा के पठार में याद रखेंगे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें मालवा के पठार से साथ में बोलते हुए चलते हैं। मालवा का पठार कौन सा क्षेत्र आता है? ये हमारा निमाड़ वाला, इंदौर वाला, उज्जैन वाला, खंडवा खरगोन वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। मालवा का पठार बहुत प्रसिद्ध है। कल हमने मिट्टी की थोड़ी सी बात की थी, तो हमने देखा था यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी गई है? किसके लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है कपास की खेती के लिए। अब यहाँ पास में हमारा सबसे गर्म महीना कौन सा होगा? तो सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई है। सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं होना? प्रश्न पढ़ के देखते हैं पहले। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजवा सौदा में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है। इसमें थोड़ा सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान से बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो प्रश्न है ये ऐसा ही आता है, हाँ उसमें नहीं मिलता ज़रूर है, लेकिन एक वही प्रॉब्लम है, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हैं, तब हम बहुत जल्दी चीज़ें पढ़ते हैं। समय कम होता है, हमें ऐसे प्रश्नों के लिए समय बचाना पड़ता है जिनमें शायद हम थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। उस चक्कर में, उस कारणवश हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
सीधे पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सत्य है, और ऊपर से नीचे तक पढ़ने में जो हमें सच पहला वाला याद आ गया कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है, हम बिल्कुल उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते और हम सीधे टिक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं गया, मैंने पहले देखा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबा सौदा में दर्ज किया जाता है, मुझे तो याद आया हाँ गंजबा सौदा में है, विदिशा का क्षेत्र है, वहां मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान मापा गया है, तो मैं सीधे आंसर लगा दूंगा। या मुझे वो याद नहीं था, मुझे दूसरा याद आया, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया गया है, तो पचमढ़ी में अंकित नहीं किया गया है, इस प्रश्न में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। न्यूनतम तापमान पचमढ़ी की जगह यहां पास पे शिवपुरी आना चाहिए। शिवपुरी में अंकित किया गया है क्योंकि वो सत्य है। असत्य की जो हम बात कर रहे हैं ये भी सही है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, ये भी सही है। एक कौन सा असत्य है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, शहडोल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है इन दिए हुए कथनों में से, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है। शहडोल से हमने कल पढ़ा था एक प्रश्न, क्या प्रश्न पढ़ा था, यहाँ की बालू में हमें एक चीज मिलती है, क्या मिलती है, एक खनिज मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। कौन सा खनिज है वो दोस्तों, तो वो हमने देखा था यूरेनियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा दो भागों में बांटती है, तो न भारत में जो हमारा हिस्सा है मध्य प्रदेश है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो निम्नलिखित इन सभी क्षेत्रों में से किसे वो दो भागों में बांटती है, मालवा के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, नर्मदा घाटी क्षेत्र को, या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। तो हमें ध्यान देना है, उत्तर क्या आएगा, मालवा का पठार। एक बार बना करके समझ लेते हैं, मैप से हर एक चीजें जब आप समझेंगे तो आपको याद रहेंगी। बघेलखंड का पठार ये हिस्सा है, मालवा का पठार ये हिस्सा है, नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो वो इस हिस्से में बह जाती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमारे इस क्षेत्र में आता है। तो अब बात आती है कौन से किस भाग को दो क्षेत्र में बांटती है हमारी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कुछ ऐसे होकर के गुजरती है, तो किसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, मालवा के पठार को। तो अब हमारा आंसर हमें याद रहेगा, किसको बांट देती है बेटा, दो भागों में, मालवा के पठार को विभाजित करती है। कौन सी रेखा विभाजित करती है सर, कर्क रेखा करती है। कितने भागों में करती है, दो भागों में करती है। चलिए याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रतलाम नीमच किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रतलाम और नीमच। रतलाम और नीमच अगर देखें तो इंदौर के आगे पड़ता है, दोनों ही हमारे अगर हम बात करें पश्चिमी हिस्से के ज़िले हैं, दोनों बहुत फेमस हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। रतलाम अपने सेब के लिए बहुत फेमस है, दवाइयों इंडस्ट्रीज मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है। नीमच की बात करें तो नीमच भी बहुत फेमस है। तो बात करते हैं अभी हम वर्षा के इसमें, तो कौन से वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्या यहाँ पे औसत वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो हमारा उत्तर क्या है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। कौन सा उत्तर है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। किस महीने की, मतलब कौन सा ऐसा महीना है हमारा जिसमें जब जो गर्मी पड़ती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, द्वितीय ग्रीष्म, दोबारा पड़ी हुई गर्मी के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। तो कौन सा वो महीना हो सकता है, सोचने की बात है। जुलाई अगस्त होगा, सितंबर अगस्त या सितंबर और अक्टूबर, या फिर आखिरी नवंबर। इसके लिए हमें महीनों के बारे में या वर्षा के, अगर हम मानसूनी वर्षा के बारे में बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें समझने की है, ज्योग्राफी से जुड़ी हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, ऑलमोस्ट लगभग संपूर्ण भारत में ये सेम ही चलती हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा मध्य भारत के मॉनसून के बारे में। मॉनसून हमारे यहाँ आ जाता है जून में, केरल में आ जाता है 1 जून को। इसे यहाँ तक आते आते, मध्य प्रदेश तक आते आते समय कितना हो जाता है, तो इसे समय हो जाता है ये हमारा 1 से 7 जुलाई तक मध्य प्रदेश में आ जाता है। 1 से 7 जुलाई तक मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में आने के बाद वर्षा चालू होती है जुलाई अगस्त और सितंबर में। सितंबर तक सबसे वर्षा कम हो जाती है, जैसे ही अगस्त खत्म होता है, राखी के बाद वर्षा धीरे धीरे कम होने लगती है। वर्षा धीरे धीरे कम होती है
तो पानी जो है पूरा गिर चुका है। अब गिर चुका है तो कहाँ है, या तो पेड़ पौधों में है, या मिट्टी में सोखा हुआ है, हमारे नीचे की जमीन में सोखा हुआ है। उसके अलावा पानी और मौजूद होता है, कहाँ होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे आसपास की हवा में होता है। जैसे ही सितंबर आता है, सितंबर के बाद में धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है सूरज दोबारा से। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉरी नीचे जाता रहता है, लेकिन हवा में, हमारे हवा में वाटर वेपर्स होने के कारण, जल वाष्प अधिक होने के कारण ये हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, हीट को ज़्यादा रोक के रखते हैं। जब गर्मी को बहुत ज़्यादा रोक के रखते हैं तो इस समय हमें दोबारा से गर्मी का एहसास होता है वर्षा होने के बाद। और ये गर्मी हमारी नॉर्मल गर्मी से ज़्यादा परेशान करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी चिपचिपी वाली गर्मी होती है, जिसमें हमें गर्मी भी बहुत लगती है, पसीना भी बहुत आता है। कूलर आप चला नहीं सकते, कूलर चलाने समय पे मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि पहले से ही हवा में जल वाष्प बहुत ज़्यादा है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है। कूलर काम किससे करता है? कूलर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वाटर वेपर से ही है। पानी खस से होकर के गुजरता है, हवा के साथ धीरे धीरे वाटर वेपर हवा में आते हैं, ठंडा करते हैं। इस स्थिति में अगर आप कूलर चलाते हैं तो वो गर्मी कम नहीं करता, गर्मी और ज़्यादा बढ़ा देता है। ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? सितंबर से अक्टूबर। अब अक्टूबर के बाद सूरज बहुत नीचे तक जा चुका है, मतलब कहाँ तक जा चुका है? अक्टूबर के बाद वो हमारा पार कर चुका होता है, अगर हम बात करें इक्वेटर तक, तो ऊपर ठंड पड़ना चालू हो जाती है। जैसे जैसे ठंड पड़ना चालू हो जाएगी तो गर्मी फिर कम होगी। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, और जनवरी से फरवरी 15, 15, 20 तक हमारी ठंड का मौसम, ठंड की ऋतु, शीत ऋतु चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ में। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? बिल्कुल, अभी इसका प्रश्न हमने पहले बहुत ध्यान से देखा था, समझा भी था। उष्णकटिबंधीय स्वरूप, उष्णकटिबंधीय जलवायु किस रेखा के कारण आई थी? तो हमारे पास आई थी कर्क रेखा के कारण। किस रेखा के कारण आई थी? कर्क रेखा के कारण। मध्याह्न रेखा तो हमारे बीच से गुजरती ही नहीं, मध्य प्रदेश तक आती ही नहीं है। विषुवत रेखा भी हमारे पास तक नहीं आती। एक लौती रेखा जो मध्य प्रदेश के बीच, या हम बात करें भारत के बीच से होकर के गुजरती है, तो दोस्तों वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और आपको बताया था जिस भी स्थान से ट्रॉपिकल रेखा निकलेगी, ट्रॉपिक्स की लाइन गुजरेगी, वहां पास पे उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे भीषण गर्मी किस माह में पड़ती है? सबसे भीषण गर्मी कहाँ पड़ती है? आप जून लग रहा होगा कि सर जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अभी हमने बताया था ये जून से जुलाई के पहले वीक तक हमारे यहाँ आ जाती है। तो सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा जो गर्म तापमान नापा जाता है वो हमारे यहाँ कहाँ नापा जाता है? मई में मापा जाता है। कहाँ मापा जाता है? मई में। ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये कहाँ पे नापा जाएगा। सबसे जो गर्मी वाला हिस्सा पड़ता है मई में। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इसके लिए एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है। तो कर्क रेखा, एक बार और देखते हैं, इस प्रश्न को दोबारा से देखते हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी किस माह में पड़ती है? मई में, जून में, अप्रैल में या जुलाई में? अप्रैल में तो शुरुआत होती है, मई में पड़ती है, मई के बाद फिर जून आता है, जून के बाद फिर से जुलाई आती है। तो चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ समझते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। इक्वेटर 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। इसी नॉर्थ के बीच में हमारा मध्य प्रदेश आता है। यही रेखा हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। जब बीचों बीच से गुजरती है तो 21 जुलाई को सूरज इस पे लंबवत रोशनी, सूरज की किरणें इस पे 21 जुलाई, याद रखेंगे 21 जून को सूरज की लंबवत रोशनी पड़ती है, लंबवत किरणें आती हैं। तो सबसे गर्मी कहाँ पड़ती है हमारे यहाँ? जून में पड़ती है। अब याद रहेगा, बिल्कुल याद रहने की चीज़ है। और इसको हम पूरे भारत में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? इसी महीने में पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो जो मध्य प्रदेश में हम रहते ही हैं, गर्मी के मौसम में हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमारे घर के बड़े लोग ही बोला करते थे, हमारे यहाँ गर्मी में क्या चलती है बेटा? लू चलती है। क्या चलती है? लू चलती है। गर्मी के मौसम में क्या चलती है? लू चलती है। पाला के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगा, क्योंकि पाला हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आता है। पाला क्या होता है? ठंड के मौसम में जब ओस गिर रही होती है और सुबह के समय में, रात से सुबह के समय में टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री के आसपास आ जाता है, तब ये ओस हमारी जमा हो जाती है कहाँ? हमारी फसलों के ऊपर, और फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। बर्बाद कर देती है। आगे उस फसल से ज़्यादा अच्छा कुछ भी उपज हो पाना पॉसिबल नहीं होता। उसे हम कहते हैं पाला पड़ना। इस पाला पड़ने से हमारे यहाँ दो फसलें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं हर कुछ वर्षों में। एक चना के बारे में आपने सुना होगा और दूसरा गेहूं के बारे में। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? लू। कौन सी? गर्मी ग्रीष्म ऋतु के समय पे हमारे यहाँ कौन सी हवाएं चलती हैं सर? लू चलती हैं। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? इसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात किया था कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। तो मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी भी किसे कहा जाएगा? पचमढ़ी को कहा जाएगा। एक और बात इसके बारे में देखी थी हमने, कितनी वर्षा हो रही थी? तो 199 सेंटीमीटर वर्षा आज तक यहाँ पास पे रिकॉर्ड की गई है। कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है? 199 सेंटीमीटर की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? सूर्य जब उत्तर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, तब क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में कमी होती है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उपयुक्त सभी सत्य है। तो जब सूरज ऊपर आएगा, तो अभी इसके पहले हमने वर्ल्ड बना करके देखा था, वर्ल्ड बना करके देखा था, और एक और चीज़ देखी थी, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, कर्क रेखा की तरफ आता है, तो मध्य प्रदेश का तापमान कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी। चलिए मध्य प्रदेश के किस जिले समूह को कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे कम वर्षा, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती हो, ऐसा कौन सा जिले का समूह निर्धारित किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन में है रीवा, सतना, सीधी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, देवास, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। तो अगर हम बात करते हैं, नीचे से चलते हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में वर्षा बहुत अच्छी होती है। आपको बताया था यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा किस मॉनसून द्वारा की जाती है? किस मॉनसूनी सिस्टम के द्वारा की जाती है? बंगाल की खाड़ी द्वारा की जाती है। यहाँ पास पे पर्वत श्रृंखला भी हमें मिलती है कुछ कुछ, उन्हीं पर्वतों में बादल रुकते हैं, और बादल रुकने के कारण क्या होता है? वर्षा अच्छी होती है। जबलपुर, इंदौर, देवास में ठीक वर्षा होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। रीवा, सतना, सीधी में भी वर्षा, रीवा और सतना में तो अच्छी होती है, सीधी के पास में सीधी में भी वर्षा अच्छी होती है। इसलिए आप देखो, चावल की जब हम बुआई की बात करते हैं तो सीधी का नाम आएगा, शहडोल का नाम जरूर आएगा। चावल कहाँ उगाया जाता है? जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? भिंड, मुरैना और ग्वालियर। अभी थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे, जब हम उत्तरी मैदान की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, तब हमने समझा भी था कि वहाँ पे वर्षा कम होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भिंड, मुरैना और ग्वालियर। इसी के साथ एक और प्रश्न बनता है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो हमने देख लिया था। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा था हमारा? पचमढ़ी था। कितनी वर्षा हो रही थी सर? 199 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। एक और प्रश्न इसमें से बन के आता है, आगे हमें देखने के लिए मिलेगा भी। वो प्रश्न क्या बनता है हमारा कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जगह पे पाई जाती होती है? सबसे कम वर्षा। तो उसका उत्तर हमें क्या मिलेगा? इन्हीं तीन में से एक जिला मिलना चाहिए, क्योंकि यही तीन यही तीन जिला समूह किसमें, किसके अंतर्गत आते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। तो आंसर है हमारा भिंड। मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है वो भिंड में दर्ज की गई है। कितने सेंटीमीटर की गई है? केवल 55 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? केवल 55 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के समय होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? शीत ऋतु के समय, ठंडे के टाइम पे जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? महोट के नाम से जाना जाता है। इस समय मध्य प्रदेश के कई जिलों में वर्षा हो रही है।
नवंबर का अंतिम समय चल रहा है और धीरे धीरे क्या आने वाला है, हमारा ठंड बढ़ती जा रही है और इस समय बहुत सारे क्षेत्रों में पानी गिर रहा है। ये पानी गिरना बहुत ज़रूरी है, अगर ये पानी बीच में ना गिरे तो ठंड उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये ठंड पानी इस समय क्यों गिरता है। तो हमने थोड़ी सी एक चर्चा की थी पिछले कुछ वीडियोस में, रिटर्न मॉनसून, लौटते हुए मॉनसून के बारे में। तो ये ठंड के समय में हवाओं का डायरेक्शन बदल जाता है, हवाएं बहने लगती है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ऊपर से आने वाली हवाएं जब नीचे को आती हैं तो एक तो वो साइबेरियन हवाओं के कांटेक्ट में आके ठंडी हो जाती हैं, धीरे धीरे जब नीचे आती हैं तो बंगाल की खाड़ी से उनमें जल वाष्प आ जाते हैं, वाटर वेपर आ जाते हैं। वही जब लौटती हुई हमारे पहाड़ों से टकराती है अलग अलग क्षेत्रों के, तो वहाँ पे वर्षा करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा मॉनसून आता है तो मॉनसून से हमारे भारत के एक हिस्से में बिल्कुल वर्षा नहीं हो पाती। साथ ही साथ थोड़ा सा इंडिया ज्योग्राफी देखते चलना है हमें, फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे साथ में जुड़े क्वेश्चन आते हैं। मॉनसून जब इस क्षेत्र से आता है तो पूरा पानी यहीं गिरा देता है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में पानी गिरा देता है। इसके पीछे वर्षा ज़्यादा नहीं होती, तो ये आंध्र प्रदेश और से लेके आपका नीचे तमिलनाडु तक वर्षा नहीं होती। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि वर्षा मॉनसून के समय जुलाई से अगस्त के सितंबर के बीच में भारत के किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। तो इस क्षेत्र में पानी कहाँ से आता होगा, ये लौटता हुआ मॉनसून ही यहाँ पास पे वर्षा करता है, जो कब आता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में। इसी वर्षा पे आधारित यहाँ की पूरी खेती की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु, ठंड का समय, किस नाम से जाना जाएगा, सियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना, सॉरी सियाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। निमाड़ का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खंडवा खरगोन के आगे के हिस्से की बात कर रहे हैं, मालवा के पठार के पास की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जो सब कम वर्षा होती है उसका कारण क्या है, कौन से ऐसे रीज़न है जिनके कारण वर्षा कम होती है। तो देखते हैं, इस क्षेत्र में सिर्फ चक्रवाती वर्षा होती है, इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित नहीं होता, इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दृष्टि छाया पड़ती है, इस क्षेत्र की समुद्री तट से दूरी अधिक है। आंसर क्या होगा बेटा हमारा, इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दृष्टि छाया पड़ती है। क्या है ये दृष्टि छाया, इंग्लिश में बोला जाता है रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन क्या होता है, थोड़ी सी वर्षा समझ लेते हैं, काम आएगा हमारे आगे भी। वर्षा, बारिश का मेन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपके बादल बन गए। अब ये बादल उड़ करके जाएंगे किस तरफ, हमारे लैंड के पार्ट की तरफ चलते हैं, भूमि की तरफ जाते हैं। भूमि की तरफ में जहाँ पे भी पर्वत मिलेंगे, ये पर्वत इन बादलों को क्या करेंगे, अपने पास में रोक लेंगे। अब समझिए, एक बादल है मेरे तक आ रहा है, रुक गया, एक बादल और आया मुझ तक आया, रुक गया, ऐसे करके कई सारे बादल आए। आपस में इन बादलों में जो जल वाष्प थे एक दूसरे से मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे पानी की बूंदें एक दूसरे से मिलती है उनका आकार बड़ा होता है। जब आकार बड़ा होता है तो उनका वजन भी बढ़ता जाता है। तो जब इनका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि अब ये हवा में और तैर नहीं सकती, तब ये कहाँ आ जाएंगी, वर्षा के रूप में नीचे आ जाएंगी। अब इस बादल में जितना पानी था, अधिकतर पानी उसने पर्वत के इस भाग में ही, सामने की तरफ ही क्या कर दिया, वर्षा कर दी। बाद में जब ये हल्का होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ से हवा के साथ आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो इस क्षेत्र में कभी भी वर्षा नहीं होगी, होगी तो बहुत ही कम होगी, जबकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि पर्वत श्रृंखला की छाया दृष्टि पड़ने, और छाया दृष्टि पड़ना मतलब कि पर्वत श्रृंखला का रेन शैडो जोन, जहां पास पे वर्षा नहीं होती। ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट के इस हिस्से में पानी पूरा का पूरा गिर जाता है और इसके पीछे वाले हिस्से में क्या पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होता। तो इसको पानी कहाँ से मिलता है, इसको पानी इस रिटर्न मॉनसून से मिलता है, तो वो भी सिर्फ समुद्री तट वाले हिस्से में। बीच के हिस्से को पानी कहाँ से मिलता है, वहाँ वर्षा से पानी नहीं आता। हाँ, लेकिन ये जो वर्षा होती है इनसे यहीं से 3 प्रमुख नदियाँ निकल जाती हैं, आपने नाम सुना होगा,
कृष्णा का नाम सुना होगा, कावेरी का नाम सुना होगा। ठीक, इन तीन जगह इन में से इन नदियों से इनको लगातार साल भर पानी मिलता रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आंसर ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की छाया दृष्टि पड़ती है। अगला है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले को डुंगला में स्थित अत्याधिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री पर रखा गया है? किस खगोल शास्त्री पर रखा गया है? तो इसको एक वेधशाला है, बहुत पुरानी वेधशाला, अभी नई एक बनाई गई है, आधुनिक है, उसका नाम रखा गया है, उज्जैन में बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है हमारे यहाँ के एक खगोल शास्त्री पे। उसका नाम रखा गया है किस पे बेटा? उसका नाम रखा गया है वराह मिहिर पे। कहाँ पे किसके नाम पे रखा गया है? वराह मिहिर पे। हाँ, उज्जैन जिले के अंतर्गत जंतर मंतर वेधशाला के निर्माण किस राजा ने करवाया था? जंतर मंतर एक वेधशाला बनी हुई है, किसी राजा ने करवाया था। किस राजा ने करवाया था? हिस्ट्री का पार्ट भी है, जब आप मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप उसमें भी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये वेधशाला है। जंतर मंतर हमारे देश में कई जगहों पे बना हुआ है, एक आपने राजस्थान में भी सुना होगा, एक आपने दिल्ली में भी सुना होगा, और एक ऐसा हमारा कहाँ पास पे है? उज्जैन में। किस काम आते हैं? ये वो वेधशालाएं हैं जहाँ पुराने समय पे जब कोई सैटेलाइट नहीं होती थी, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई कंप्यूटर नहीं था, तब हम अपनी ऋतुओं का और तारों के माध्यम से हम अपने आसपास की गणना कर लिया करते थे। तो इसको किसने बनवाया था? जवाई जय सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में समानता तापमान ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है? हमारे यहाँ गर्मी के समय ग्रीष्म ऋतु में नॉर्मल जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट जो जाता है, ऑलमोस्ट सब जगह जो एवरेज होता है, तो वो मैक्सिमम कितना जाता है? 22 डिग्री तो आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसमें हम सभी को ठीक लगता है। 32 डिग्री में थोड़ी गर्मी लगती है, 52 डिग्री में तो रह पाना पॉसिबल नहीं है। एक मिनट रुकेंगे। 52 डिग्री में तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 42 डिग्री। कितना टेम्परेचर हो गया? 42 डिग्री। कितना टेम्परेचर हो गया? 42 डिग्री। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 42 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है? इसका आंसर आपको देना चाहिए कमेंट के माध्यम से। हम समझ चुके हैं, कुछ प्रश्न इससे जुड़े हुए देख चुके हैं। सब सर्वाधिक वर्षा किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? एक जगह हमने देखा था, उसी पर्वत श्रेणी में पाई जाएगी जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा मिली थी। कहाँ मिली थी हमें? पचमढ़ी में। पचमढ़ी किस जिले का भाग था? होशंगाबाद का था। किस पर्वत श्रृंखला में आता था? तो आपसे बात की थी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग था। किस पर्वत श्रृंखला का भाग था? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उपक्षेत्रीय मौसम केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? एक क्षेत्रीय बनाया गया है। कहाँ पास पे बनाया गया है? भोपाल। मेन कहाँ बनाया गया था? इंदौर में। कहाँ बनाया गया था? इंदौर में। चलिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? शुरुआत में हमने इसकी बात की थी, आपको इसका उत्तर पता है? कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 14 जिलों में से होकर के गुजरती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, एक भी वीडियो मिस ना करें। जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान से करते चलें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ रिवीजन करते चलें। आज के जो हैं वो तो करने ही हैं, कल हमने जो किए थे उनको भी दोबारा रिपीट करने हैं। सभी फैक्टों को आपस में जोड़ करके ज़रूर रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम देते टाइम। थैंक यू एवरीवन।